Here we are going to start a solvent system concept of acid and base. This concept was proposed by Caddy and Else. In 1928. According to this concept, acid and base will be defined as: acid is a species or chemical species that yield the cation of a solvent and base is a chemical species that yield anion of the solvent इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीशी होगी जो आपके रिएक्शन मीडियम में कटाइन देगी आपके सॉल्वेंट का, और बेस वो स्पीशी होगी जो आपके रिएक्शन मीडियम में एनाइन देगी सॉल्वेंट का। इस कंसेप्ट की हम सेकंड डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि एसिड इज अ स्पीशी दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कटाइन इन रिएक्शन मीडियम and base is a species that increase the concentration of anion in a reaction medium। ये किस एनाइन और किस कटाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगी? ये सॉल्वेंट के कटाइन और सॉल्वेंट के एनाइन के कंसंट्रेशन को क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। सबसे पहले तो हमारे पास इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सॉल्वेंट एंड इट्स आयोनाइजेशन। अगर आपको सॉल्वेंट और उसके आयोनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो यू कैन नेवर एक्सप्लेन द एसिड बेस केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट और कॉडी एल्से कंसेप्ट और पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी किसी भी रिएक्शन की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ये नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो हम मोस्टली जो सॉल्वेंट होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास एक्वस सॉल्वेंट होते हैं और एक आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। अब आप इन दोनों सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए आप इस रिएक्शन की केमिस्ट्री को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्वस सॉल्वेंट वो वाले सॉल्वेंट होते हैं जिसमें वाटर एक्ट एज ए मीडियम यूज़ होता है, और नॉन एक्वस में आपके पास अदर देन वाटर और सॉल्वेंट एक्ट एज ए मीडियम के वाटर नहीं होता, बाकी तमाम सॉल्वेंट्स आ जाते हैं। तो अब आप अगर वाटर के केस में देखें तो और इनके केस में देखें तो आपका जो दूसरा कंसेप्ट है वो आयनाइजेशन के कंसेप्ट है कि आपका सॉल्वेंट आयनाइजेशन बेस कंसेप्ट है। मीन कि आपको सॉल्वेंट की आयनाइजेशन फर्स्ट स्टेप में करनी होगी, चाहे वो एक्वस हो चाहे वो नॉन एक्वस हो, और सेकंड स्टेप में आपको ये देखना होगा कि आपके रिएक्शन मीडियम में ये जो स्पीशी है उसने सॉल्वेंट का कटाइन जनरेट किया है और एनाइन जनरेट किया है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप 100% क्लियर कट श्योरिटी से कह सकते हैं कि इट इज़ एन एसिड अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम एंड इट इज़ एन बेसिक अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी सॉल्वेंट की क्या करेंगे? ऑटो आयनाइजेशन करेंगे। लेट्स सपोज पहले हम एक्वस मीडियम डील कर लेते हैं। एक्वस रिएक्शन बाय यूजिंग वाटर सॉल्वेंट, तो हम रिएक्शन की एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, दैट इज एक्वस सॉल्वेंट। अगर आप इसकी ऑटो आयनाइजेशन करो, इसकी सेल्फ आयनाइजेशन करो, तो वाटर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइन टुगेदर एंड गिव हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। आपके पास ये दो टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। अगर आप कोई भी रिएक्शन जो वाटर मीडियम में आप डील करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन था HCl का एक्वस मीडियम में, तो जब आपने इसकी आयनाइजेशन की तो आपको क्या हुआ कि आपके पास H3O पॉजिटिव स्पीशी और प्लस Cl1 नेगेटिव स्पीशी। अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम, एसिड इज अ स्पीशी दैट हैव टेंडेंसी
टू गिव कटाइन ऑफ ए सॉल्वेंट, इसका जो कटाइन सॉल्वेंट का दे सकती है उसको आप क्या बोलते हो, एसिड बोलते हो। तो अगर आप देखो आपका सॉल्वेंट एक्वस था, मीन वाटर था, तो वाटर का कटाइन और HCl की इक्वेशन में कटाइन सेम है, तो इट्स मीन क्या है, HCl इज एन एसिड। अगर आप दूसरी तरह से डेफिनेशन करें तो आप ये कहते हैं कि एसिड इज अ स्पीशीज दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कटाइन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो अगर आप रिएक्शन मीडियम में देखें तो आपके कटाइन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो ये भी आपको एसिड की डेफिनेशन है। इसी तरह से ये दिस स्पीशीज इज नोन एज एसिड अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम। एंड सेकंड एग्जांपल अगर आप कोड करें तो आप किस तरह से कोड करेंगे, आप इस तरह से कोड करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास नाइट्रिक एसिड है, ये एक्वस मीडियम में आप रिएक्शन करेगा तो ये यील्ड करेगा आज हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। तो ये आपकी यील्ड इस इक्वेशन से भी आपको 100% कन्फर्म हो रहा है कि आपके पास ये जो स्पीशी है ये आपकी पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम का कटाइन जनरेट कर रही है। जब ये स्पीशी पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम का कटाइन जनरेट कर रही है तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम नाइट्रिक एसिड बिहेव एज एन एसिड। अब हम बेस के एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेस की एग्जांपल आप एक्वस मीडियम में लें तो सबसे पहले आपको वो सेम स्टेप आपको वाटर की ऑटो आयनाइजेशन का रिएक्शन लिखना होगा, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। अब आपके अकॉर्डिंग क्या हो, बेस क्या होगी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बेस वो स्पीशी होगी जो आपकी रिएक्शन मीडियम में OH आयन को जनरेट करेगी। इस स्पीशी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, ये स्पीशी को जनरेट कर दे, तो उसको आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पीशी है जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आप आयनाइजेशन करते हैं तो आपके पास Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आता है। अब आप देखें कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये स्पीशी ने OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो दैट इट इज़ एन बेस। अब आप देखो इट इज़ अ बेस। अब आप देखें तो आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लिखते हो तो उसका रिएक्शन भी आपके पास सेम ऐसे ही होगा कि पॉजिटिव प्लस OH आयन नेगेटिव। तो आपके रिएक्शन मीडियम में जो आपके सॉल्वेंट की एनाइन को जनरेट करेगा वो आपके पास बेस, और जो सॉल्वेंट के कटाइन को जनरेट करेगा वो आपके पास एसिड। सॉल्वेंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम, क्योंकि मीडियम के बगैर आप किसी भी एसिड और बेस की डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर पाते। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्वेंट का नेम बोल देते हैं कि उसका कटाइन और उसका एनाइन, अगर आप सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे तो आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आपने इस रिएक्शन की केमिस्ट्री किस सॉल्वेंट को यूज़ करके करनी है, किस सॉल्वेंट को देखते हुए आपने प्रिडिक्ट करनी है, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस रिएक्शन की सेकंड इलेबोरेशन करें एग्जांपल के साथ तो हम ये 100% कंफर्म है कि आप सिर्फ एक्वस मीडियम तक ही नहीं रहते। अगर आप एक्वस मीडियम तक रहते होते तो ये कंसेप्ट आर्हीनस की तरह इनवैलिड हो जाता। इस कंसेप्ट को आप नॉन एक्वस मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की केमिस्ट्री आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो। नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं मोस्टली, जिसमें आपके पास एक तो प्रोटिक सॉल्वेंट और एक आपके पास नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप नॉन एक्वस कोई भी सॉल्वेंट इनमें से ले लें, तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी ले लें, तो ये कंसेप्ट उसके ऊपर क्या होगा, वैलिड होगा। तो अब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की एग्जांपल लेते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट वो वाले सॉल्वेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कंपल्सरी यूनिट होता है, और दूसरे एप्रोटिक में वो वाले सॉल्वेंट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कंपल्सरी यूनिट नहीं होता। रिएक्शन इन नॉन एक्वस मीडियम, अगर आप इनकी केमिस्ट्री देखो नॉन एक्वस मीडियम में, तो आपके पास आप एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि वी हैव लिक्विड अमोनिया NH3, इट इज़ अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मैंने बोला लिक्विड अमोनिया, नॉट अमोनिया गैस। आपको इसलिए कैसे ऑब्टेन होगा, जब अमोनिया गैस की आप लिक्विफिकेशन करेंगे तो फिर आपके पास
लिक्विड अमोनिया ऑब्टेन होगा, दैट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ये आपको सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा। अमोनिया गैस को आप सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप लिक्विड अमोनिया की ऑटो आयनाइजेशन कर लें, सबसे पहले आप लिक्विड अमोनिया की ऑटो आयनाइजेशन करेंगे, 2 अमोनियम मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म NH4 positive, that is known as ammonium ion, and NH2 negative, that is known as amide ion। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी स्पीशी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो तो उसके लास्ट नेम के आगे आपके पास क्या होता है, IUM का वर्ड आता है। तो अमोनियम आइन ये बनेगा और ये आपके पास एमाइड आइन बनेगा। एक्चुअली ये बनता कैसे है, आज जब ये एक अमोनिया लोन पेयर, एक अमोनिया का लोन पेयर यूज़ करते हुए प्रोटॉन पिक करती है और डेटिव बॉन्ड बनाती है 4th प्रोटॉन के साथ, तो उसका प्रोटॉन पिक करने से उस जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपके पास एमाइड आइन और अमोनियम आइन बनता है। इस ऑटो आयनाइजेशन की केमिस्ट्री को ब्रोंस्टेड, इस ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन की केमिस्ट्री पे ब्रोंस्टेड कंसेप्ट वैलिड है और वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़फुल है। बट इन केस हमारा कंसर्न पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम पे है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी ऑटो आयनाइजेशन आपने कर ली। अब आपको एग्जांपल लेंगे जिसमें अमोनियम में आप रिएक्शन करोगे, अमोनिया में, और आप देखोगे कि आइदर स्पीशी कटाइन जनरेट करती है या फिर एनाइन जनरेट करती है। तो एग्जांपल के केस में आप लिख लेते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को लिक्विड अमोनिया में इसका रिएक्शन करते हो, सॉल्व करते हो इसको, तो फिर आपके पास होगा क्या, आपके रिएक्शन मीडियम में क्या चीज़ जनरेट होगी, 4 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव। तो आपके पास अमोनियम आयन की जनरेशन और क्लोराइड आयन की जनरेशन होगी। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो वाला कंपाउंड जो आपके रिएक्शन मीडियम में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा तो वो एसिड होगा। तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास क्या है, एसिड है। इसी तरह से अगर आप सोडियम अमाइड लेते हो, इसका आप लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करते हो एज ए सॉल्वेंट, इनके सोडियम अमाइड को लिक्विड अमोनिया में आप ऐड कर देते हो, तो आपके पास Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव स्पीशीज जनरेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट एक्ट एज एन बेस बिकॉज इट जनरेट अमाइड आइन। अगर आप थर्ड वन एग्जांपल लें और सॉल्वेंट की, ये तो आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट था। अगर आप नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट की एग्जांपल लो, लेट्स सपोज आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आप लिक्विफिकेशन के बाद ऑब्टेन करेंगे। इस देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड react with each other, then they yield SO2 positive plus SO3 2 नेगेटिव स्पीशी। इसको आप, इस स्पीशी को आप बोलते हो थायोनाइल आइन और इसको आप सल्फाइड आइन बोलते हो। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, थायोनाइल आइन है, फिर भी आप एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अब आप देखें कि ये आपके पास SO2 पॉजिटिव स्पीशी और SO3 1 नेगेटिव स्पीशी आपके पास जनरेट हुई। तो इस स्पीशी को आपने कोई ऐसा रिएक्शन देखना है जिसमें आपके पास SO2 पॉजिटिव स्पीशी हो और SO3 1 नेगेटिव स्पीशी हो। तो आप जो SO2 पॉजिटिव स्पीशी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा तो वो आपके पास क्या होगा, थायोनाइल आइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, वो एसिड। और जो आपके पास बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा सल्फाइड आइन की, तो वो आपके पास बेस होगी। लेट्स सपोज आपके पास सोडियम सल्फाइड है, इसको आप इबव करके लिखते हैं
जब ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ के अंदर आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो फिर आपके पास सोडियम प्लस SO3 2 negative. Sodium sulfite is basic in nature because it yield the sulfite ion concentration increase or its yield sulfite ion during a reaction. इसी तरह से अगर आपके पास थायोनाइल क्लोराइड हो SO2Cl, अब आप इसकी अगर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में इसका रिएक्शन करें तो आपके पास SO2 पॉजिटिव स्पीशी प्लस Cl1 नेगेटिव स्पीशी होगी। तो ये जो थायोनाइल क्लोराइड है ये आपके पास आपको जनरेट करता है थायोनाइल आयन इन अ रिएक्शन मीडियम, तो इट एक्ट एज एन एसिड। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी डिफाइंड एज व्हेन एसिड एंड बेस react with each other, then salt and solvent will be generated. This according to parent solvent system it is known as neutralization reaction. ये जो आपने पहले एग्जांपल ली है इसमें जस्ट एसिड और बेस की एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है। अगर आप किसी भी स्पीशी किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर दोगे तो आपके पास साल्ट और सॉल्वेंट बनेगा, उस रिएक्शन के सिस्टम का सॉल्वेंट जनरेट होगा, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट्स सपोज आप इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन हो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपके पास साल्ट NaCl प्लस वाटर की जनरेशन होती है। अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज प्रोड्यूस। तो इस रिएक्शन से आपको 100% कन्फर्म हो गया कि आपके पास सॉल्वेंट जो था ये क्या था, वाटर था, ये एक्वस मीडियम रिएक्शन है। अगर आप सेकंड एग्जांपल लें, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम अमाइड, तो आपके पास क्या बनेगा, साल्ट आयन एक्सचेंज होगा। ये आपके पास ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ लिक्विड अमोनिया ऑब्टेन होगी NH3, और आपके पास सोडियम क्लोराइड। तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड इज साल्ट एंड अमोनिया लिक्विड अमोनिया इज सॉल्वेंट। तो ऐसे जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज फॉर्म। अगर आप थर्ड एग्जांपल लें, सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन कराएं आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो फिर आपके पास स्पीशी जो जनरेट होती है वो आपके पास NaCl प्लस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड के साथ थायोनाइल क्लोराइड का आप रिएक्शन करते हो तो आपके पास सोडियम क्लोराइड और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है। तो आप अकॉर्डिंग टू पेरेंट सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस रिएक्ट सॉल्ट एंड सॉल्वेंट विल बी प्रोड्यूस। अब आप इस रिएक्शन के एडवांटेज देख लेते हैं। इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग द एसिड और बेस की डेफिनेशन जो थी वो आपकी सॉल्वेंट सिस्टम के कंसेप्ट की बेस पे थी। मीन कि आप के कोई भी सॉल्वेंट तमाम टाइप के एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए ये इस रिएक्शन की डेफिनेशन वैलिड होती थी, क्योंकि आप ये नहीं होता था कि आप अगर सॉल्वेंट एक्वस ले रहे हैं तो ये रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, अगर सॉल्वेंट नॉन एक्वस ले रहे हैं तो उसकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं होगी। डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम वाज दैट कि अगर आपके पास रिएक्शन नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में हो तो उसकी केमिस्ट्री ये क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे आपके पास बेंजीन है, इसमें इसकी रिएक्शन नॉन आयोनाइजिंग है, इसकी रिएक्शन की केमिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। CCl4 है,
तो इस केस में दिस कंसेप्ट इज इनवैलिड. दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस.